लॉन्ग क्वेश्चन में इसको पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो इस सबसे पहले ज़रूरी है कि क्वेश्चन को समझना। तो आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से समझने का। तो यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम से और प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। देन नेम कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट्स एंड देयर मैकेनिज्म। तो कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स का यूज करते हैं और उसका मैकेनिज्म के बारे में भी आपको लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब क्वेश्चन को आप समझ गए, लिखने का तरीका आपके अलग अलग हो सकते हैं। हर जो भी एंटीकोगुलेंट है सभी को लिखिए। देन उसके बाद हो सके तो उसका यूज भी लिखना है और यूज लिखने के साथ साथ मैकेनिज्म लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे सीरम क्या है। तो सीरम के बारे में कि सीरम इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड विदाउट एनी एंटीकोगुलेंट। तो आप समझ गए सीरम क्या है। तो सीरम को ऐसे भी कहते हैं कि विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं सीरम इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। सीरम ब्लड का लिक्विड पोर्शन है जो बिना एंटीकोगुलेंट का होता है। देयर आर नो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसमें नहीं आरबीसी होता है, नहीं डब्ल्यूबीसी होता और नहीं प्लेटलेट होता है। देयर इज़ नो नीड फॉर एंटीकोगुलेंट्स। वहाँ पर एंटीकोगुलेंट्स का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता। इट प्रोवाइड बेटर स्पेसिमेन फॉर बायोकेमिकल एनालिसिस एज इट क्रिएट्स लिस्ट इंटरफेरेंस इन द मेजरमेंट। तो यहाँ पर है बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए सीरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट कोई होता ही नहीं है। और उसके बाद उसमें ना आरबीसी होता है, ना डब्ल्यूबीसी होता है, ना ही प्लेटलेट होता है। अब प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में ये डिफरेंस होता है कि इसमें बहुत सारा चीज़ होते हैं। जैसे इट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इन विच द ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। जिसमें ब्लड सेल्स सस्पेंडेड हुआ रहता है इसमें। दिस लिक्विड मेक्स अप मोर देन 50% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो दिस लिक्विड जो होते हैं, दिस लिक्विड मेक्स अप मोर देन 50% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम का अगर 50% से ज़्यादा प्लाज्मा होता है, मतलब जो कि हम लोग कहते हैं जनरली 55% प्लाज्मा और 45% सेल्स होता है। तो वेन मतलब सेंट्रीफ्यूज्ड द सेल्स सेटल एट द बॉटम। तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब तो सेटल हो जाता है। एंड द सेमी क्लियर फ्लूइड एट द टॉप ऑफ सेल्स सेडिमेंट इज़ द प्लाज्मा। जो ऊपर आप देखेंगे सेमी क्लियर फ्लूइड होता है तो वह प्लाज्मा होता है। इट इज़ द प्लाज्मा। इट इज़ सूटेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ ब्लड गैसेस के लिए प्लाज्मा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ब्लड गैसेस को एनालिसिस करने के लिए कि इसमें CO2 कितना है और बहुत सारा गैस होता है, ऑक्सीजन होता है और इसी तरीक़ा से। एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं तो एंटीकोगुलेंट आर डिफाइंड एज सब्सटेंस विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग और coagulation and allow separation of blood into cellular and liquid component when mixed with blood in an appropriate portion। तो यहाँ पर है कि एंटीकोगुलेंट को डिफाइन इस तरीके से किया जा सकता है कि एंटीकोगुलेंट एक तरह का सब्सटेंस है जो कि ब्लड को थक्का बनने से रोकता है और अलाउ सेपरेशन ऑफ ब्लड इनटू सेलुलर एंड लिक्विड कंपोनेंट्स। और इस तरीके से वह सेपरेशन करने में हेल्प करता है सेलुलर एंड लिक्विड कंपोनेंट्स से व्हेन मिक्स्ड विद ब्लड इन एन एप्रोप्रिएट पोर्शन में जब मिलता है। तो अब कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सोडियम सिट्रेट की बात करते हैं। तो सोडियम सिट्रेट है कि दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट है, सोडियम सिट्रेट है। इट एक्ट्स बाय प्रिसिपिटेटिंग कैल्शियम। तो यह किस तरीके से एक्ट करता है तो इट एक्ट्स बाय प्रिसिपिटेटिंग कैल्शियम, कैल्शियम को प्रिसिपिटेट करने का काम करता है। दस इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस। वह कैल्शियम को प्रिसिपिटेट कर देता है। इट एक्ट बाय प्रिसिपिटेटिंग कैल्शियम और इट एक्ट्स बाय प्रिसिपिटेटिंग कैल्शियम दस इट विल नॉट अवेलेबल फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस। और इस तरीके से कैल्शियम जब खत्म रहेगा तो वह क्लॉट करने में हेल्प करेगा ही नहीं। मेनली यूज टू प्रिपेयर साइट्रेट प्लाज्मा फॉर द इवेल्युएशन ऑफ कोगुलेशन डिजॉर्डर। कोगुलेशन डिजॉर्डर से रिलेटेड डिजीज जिसमें होता है तो उसमें ये रोल निभाता है सोडियम सिट्रेट। एज इट नॉट एज इनहिबिटरी टू कैल्शियम आयंस। तो यहाँ पर है इवेल्युएशन ऑफ
coagulation disorder as it is not inhibitory to calcium ions. Also used for ESR measurement, erythrocyte sedimentation rate। जब हम ब्लड का टेस्ट करते हैं तो ESR को मेजरमेंट करने में भी ये हेल्प करता है सोडियम सिट्रेट ऑयल। अब उसके बाद है फॉर कोगुलेशन टेस्टिंग, कोगुलेशन टेस्टिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। द रेशियो 9 वॉल्यूम ऑफ ब्लड टू 1 वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट्स इज क्रिटिकल। फाइल फॉर द ESR मेजरमेंट के लिए 4:1 का होना चाहिए, यानी कि जब हम कोगुलेशन टेस्टिंग करते हैं, जैसे PTI सोडियम सिट्रेट हो गया, PTINR का अगर टेस्ट करते हैं तो अगर 10 पार्ट रहता है टोटल, उसमें 1 पार्ट होना चाहिए आपका सोडियम सिट्रेट का एंड देन 9 पार्ट्स होना चाहिए ब्लड का। और उसके बाद अगर ESR मेजरमेंट करते तो वही रेशियो 4 पार्ट होना चाहिए आपका ब्लड का और 1 पार्ट होना चाहिए आपका सोडियम सिट्रेट का। तो जैसे सोडियम सिट्रेट है यह कैल्शियम चिलेट करता है, मतलब कैल्शियम को वह सोडियम सिट्रेट पकड़ लेता है, जिसके कारण इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है और इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने के कारण इनहिबिट कोगुलेशन, कोगुलेशन नहीं हो पाता, तो कैल्शियम चिलेट कर देता है सोडियम सिट्रेट। यूज्ड फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल, या वही PTINR और पार्शियल थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम में ये हेल्प करता है। अब ड्रॉबैक्स भी इसका कुछ ना कुछ है, तो वो देख लेते हैं क्या इसका ड्रॉबैक है। तो नॉट गुड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एस्टिमेशन आप इसके इस एंटीकोगुलेंट का यूज करके आप नहीं कर सकते, तो यही है नॉट गुड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम। देन है इनहिबिट्स एमिनो ट्रांसफरेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो इनहिबिट्स एमिनो ट्रांसफरेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी ये करता है। तो इनहिबिट एमिनो एसिड एमिनो ट्रांसफरेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज, स्टिमुलेट एसिड फॉस्फेटेज, तो यहाँ पर है कि स्टिमुलेट करता है एसिड फॉस्फेटेज को भी, यह स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो अब देख लिए सोडियम सिट्रेट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम फ्लोराइड के बारे में। तो सबका यूज जानना है, थोड़ा केमिकल के बारे में लिख देना है और उसके बाद उसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से काम करता है, वो भी आपको लिखना है। तो सोडियम फ्लोराइड के बारे में कि दिस इज एन एंटीकोगुलेंट यूज फॉर प्रिपेयरिंग ब्लड स्पेसिमेन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड यूज्ड इन प्लाज्मा बाय नॉन एंजाइमेटिक मेथड्स। तो यह एंटीकोगुलेंट यूज होता है प्रिपेयरिंग ब्लड स्पेसिमेन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में पैदा करने के लिए यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड का, एंड यूज्ड इन प्लाज्मा बाय नॉन एंजाइमेटिक मेथड्स। और जो नॉन एंजाइमेटिक मेथड होता है उसमें भी सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं। तो इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिक एंजाइम एंड देयर बाय प्रिवेंट लॉस ऑफ ग्लूकोज, तो इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिक एंजाइम, तो यहाँ पर ये भी देख लिए कि इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिक एंजाइम एंड देयर बाय प्रिवेंट लॉस ऑफ ग्लूकोज, तो इस तरीके से वह ग्लूकोज को भी लॉस कर प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और डिले इन स्पेसिमेन हैंडलिंग, मोस्टली यूज फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यहाँ पे है। अब इस तरीके से यहाँ पर इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिक एंजाइम एंड देयरबाय प्रिवेंट लॉस ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और डिले इन स्पेसिमेन हैंडलिंग में भी ये हेल्प करता है। तो इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिक एंजाइम एंड ग्लाइकोलिक एंजाइम को इनहिबिट करता है, देयरबाय प्रिवेंट लॉस ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ग्लूकोज को लॉस होने से बचाता है, जिसके कारण ब्लड में कितना ग्लूकोज है वो पता कर सकते हैं। तो आप मैकेनिज्म भी जान लिए कि इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिक एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब क्या मोस्टली यूज करते हैं, ग्लूकोज में करते हैं। EDTA बात करते हैं तो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ 3 साल्ट्स, तो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ 3 साल्ट्स ये होते हैं ट्राई पोटेशियम EDTA, डाई सोडियम EDTA, उसके बाद डाई लिथियम EDTA। तो EDTA जो होते हैं वह 3 तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ 3 साल्ट्स, ट्राई पोटेशियम EDTA, डाई सोडियम EDTA एंड डाई, यानी कि पोटेशियम सोडियम लिथियम EDTA, ये तीनों तरह के EDTA में ये होते हैं। देन उसके बाद यहाँ EDTA के बारे में ही है कि इट एक्ट्स बाय चिलेटिंग कैल्शियम एंड प्रिजर्व सेलुलर एलिमेंट बेटर देन ऑक्जिलेट। तो इट एक्ट बाय चिलेटिंग कैल्शियम, यानी कि
कैल्शियम को चिलेट यानी कि कैल्शियम को पकड़ने का काम करता है। एंड प्रिजर्व सेलुलर एलिमेंट बेटर देन ऑक्सीलेट, तो यह सेलुलर एलिमेंट्स को भी प्रिजर्व करके रखे रहता है ब्लड में। तो इस तरीके से यहाँ पर EDTA का ये देख लिए कि क्या काम करता है चिलेट कैल्शियम। उसके बाद है कैन बी यूज्ड फॉर हीमोग्राम्स, यानी कि इसका यूज कर सकते हैं हीमोग्राम्स में ESR यानी कि विंट्रोब मेथड। प्लेटलेट काउंट में भी हेल्प कर सकते हैं इसके ESR मतलब EDTA की हेल्प से। देन है DLC एंड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन में भी ESR का यूज कर सकते हैं। इतना सारा चीज़ में इसका एडवांटेज भी देखते हैं और डिसएडवांटेज भी कुछ है, तो वो भी देख लेते। तो यहाँ पर एडवांटेज में कि सेलुलर मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व बेटर इवन 2-3 आवर्स आफ्टर ब्लड कलेक्शन। सेलुलर मॉर्फोलॉजी एकदम अच्छे से आप मतलब यह प्रिजर्व कर सकते, अच्छे से देख सकते हैं। इवन 2 से 3 घंटा ब्लड कलेक्शन होने के बाद भी आप सेलुलर मॉर्फोलॉजी आप देख सकते हैं। इसके सेल कैसा है, किस तरह के दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा कितना छोटा है, उसके साइज शेप, बहुत सारे चीज़ को आप जान सकते हैं आफ्टर 2-3 आवर्स ब्लड कलेक्शन के बाद भी। बेटर एंटीकोगुलेंट फॉर प्लेटलेट काउंट एज प्लेटलेट क्लम्पिंग इज प्रिवेंटेड, मतलब प्लेटलेट को क्लम्प होने से बचाता है EDTA, जिसके कारण प्लेटलेट काउंट में भी हेल्प अच्छे से यह करता है। देन डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इन एक्सेस श्रिंक्स RBCs एंड ल्यूकोसाइट्स। डिसएडवांटेज में कि इन एक्सेस श्रिंक्स RBCs एंड ल्यूकोसाइट्स PCV इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, तो जो पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होते हैं सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड होता है। MCHC इज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज्ड, तो MCHC जो होते हैं वह प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाता है ये मात्रा। तो ये सब को EDTA वाल में करने पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो एक्सेस अगर ज़्यादा रहेगा तो RBC श्रिंक हो जाएगा एंड ल्यूकोसाइट्स भी। PCV सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हो जाएगा पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड MCHC इज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कोगुलोमेट्री एप्लीकेशन में यह यूज नहीं कर सकते हैं। अब पोटेशियम ऑक्सलेट का देखते हैं क्या काम करता है पोटेशियम ऑक्सलेट। तो पोटेशियम ऑक्सलेट में यहाँ पर देखेंगे तो ये काम करता है दिस एक्ट बाय फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के साथ यह इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट इज यूज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ 1 से 2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, तो इट इज यूज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ 1-2 मिलीग्राम ऑफ पर मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, तो 1-2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। इफ़ यूज्ड एट कंसनट्रेशन मोर देन 3 मिलीग्राम पर मिलीलीटर देयर आर चांस ऑफ हीमोलाइसिस होने का ज़्यादा चांस है। तो इसको तो दिस एक्ट बाय फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ कॉम्प्लेक्स आयन, इट यूज्ड एज कंसनट्रेशन ऑफ 1 से 2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। इट यूज्ड इफ यूज्ड एट कंसनट्रेशन मोर देन 3 मिलीग्राम पर मिलीलीटर देयर आर चांस ऑफ हीमोलाइसिस का चांस रहता है। तो पोटेशियम ऑक्सलेट भी ये देख लिए कि क्या काम करता है, यानी कि कैल्शियम को फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम आयन। पोटेशियम ऑक्सलेट भी ये काम करता है जनरली जैसे सोडियम फ्लोराइड जिस तरीके से काम करता है, ग्रे टॉप ट्यूब ये होते हैं, तो इस तरीक़ा से यह भी ग्लूकोज स्टिमेशन में काम करता है। अब हिपैरिन बात करते तो हिपैरिन भी एंटीकोगुलेंट जो कि हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट होते, तो हिपैरिन के बारे में कि इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन एंड अदर स्टेज ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन, यह थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है एंड अदर स्टेज ऑफ क्लोटिंग जो फैक्टर होता है, जो अदर क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेशन होता है जैसे थ्रोम्बिन हो गया और इस तरीके से और भी है, उसको इनहिबिट करता है। अगर इनहिबिट करेगा तो ब्लड को तो रोकने में हेल्प इस तरीके से करेगा ही। तो इट एक्सलेट्स द एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 विच न्यूट्रलाइज थ्रोम्बिन दस प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन से जो फाइब्रिन बनता है तो वह एंटी थ्रोम्बिन है, मतलब थ्रोम्बिन को एक्सलेट नहीं करता, मतलब एक्सलेट नहीं करने के कारण इट एक्सलेट द एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 विच न्यूट्रलाइज थ्रोम्बिन। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सलेट करता है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से मात्रा में वह इंक्रीज कर देता है एंटी थ्रोम्बिन 3
जो न्यूट्रलाइज कर देता है थ्रोम्बिन को। जब थ्रोम्बिन न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फिर फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनाने में कौन हेल्प करेगा? तो इसलिए फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन नहीं बनता है थ्रोम्बिन, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाता है एंटीथ्रोम्बिन से, इसीलिए। तो हिपैरिन ये भी काम करता है। देन है बेस्ट एंटीकोगुलेंट टू यूज ड्राइविन मिनिमल हीमोलाइसिस इज डिजायर्ड। जब हम चाहते हैं कि एकदम कम हीमोलाइसिस हो तो उस कंडीशन में हिपैरिन का यूज करते हैं। यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पीएच, ब्लड गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट एंड आयोनाइज्ड कैल्शियम। तो इतने सारे टेस्ट के यूज में हम हिपैरिन का यूज करते हैं, जो हो गया एस्टिमेशन ऑफ पीएच, ब्लड गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयोनाइज्ड कैल्शियम। तो बस इतना ही था, देख लिए इतना सारा एंटीकोगुलेंट है। अब इस तरीक़ा से पूरा पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।